हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ लेखन कार्य संबंधित नया टॉपिक। ये टॉपिक है स्ववृत्त यानी कि बायोडाटा जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल ये पूछा जाने लगा है। तो ये थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि सिर्फ बायोडेटा संबंधित क्वेश्चन नहीं आता है, उससे जो है साथ में आवेदन पत्र संबंधी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे आवेदन पत्र भी आपको समझाना पड़ेगा। तो बायोडेटा क्या होता है, कितने पक्ष होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए लिखते समय, ये सभी कुछ हमें जानना है। तो और उसका साथ में प्रारूप भी समझना है। तो इतना सब होने के कारण क्या होगा, जब हम बताएंगे तो एक ही वीडियो में काफ़ी लेंदी हो जाएगा और एक साथ अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी तो शायद आपको समझ में भी ना आए। तो मैंने इसीलिए इसको दो पार्ट में कर दिया है। आज हम देख रहे हैं स्ववृत्त यानी कि बायोडाटा लेखन का जो है फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे स्ववृत्त के पक्ष और स्ववृत्त की विशेषताएं। खास तौर से इन विशेषताओं को आप ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आपको स्ववृत्त लिखना पड़ेगा तो उसमें हर पक्ष की क्या विशेषता होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होगा, भाई पक्ष तो दो होते हैं स्ववृत्त में, एक वो जो आवेदन कर रहा है और एक वो जिसके पास हम ये स्ववृत्त भेजते हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है। तो उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से देते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमें ध्यान रखनी है, ये सभी कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो है कि स्ववृत्त एक्चुअली होता क्या है। एक विशेष प्रकार का लेखन जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर क्रमवार तरीके से सूचनाएं संकलित की जाती हैं, स्ववृत्त या बायोडेटा कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ एक चीज, ये है क्रमवार। ठीक है। अब इस क्रमवार का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तो बायोडाटा मैं आपको समझा लूँ कि आप अभी जैसे हो, अभी आगे चल के जब क्लासेस पास आउट हो जाएंगे, आप बड़े होकर कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे। जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको अपना एक बायोडाटा रेडी करना पड़ेगा। कहीं पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि उसमें आपकी जो है पूरी जानकारी होती है, खुद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके अलावा आपने जो कोई भी शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपने जो भी जो है एजुकेशन जो आपका है, वो सारा चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आपके एक्सपीरियंस, आपकी अनदर क्वालिफिकेशन, जब आपने कहीं को डिप्लोमा किया है, कुछ और किया है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। कुछ और आपकी जो हॉबीज़ हैं, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें एक क्रम में ही लिखी जाती हैं। याद रखिए, वो क्रम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी। क्योंकि आपने अगर एक बार वो क्रम ब्रेक किया तो इसका मतलब कि आपको अभी तक बायोडाटा लिखना नहीं आया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो उस क्रम को आपको फॉलो करना है। यही चीज़ इसमें दी गई है। प्रयोजन को ध्यान में, विशेष प्रयोजन क्या है, वो है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसी हिसाब से आपका बायोडेटा भी रेडी होगा। और क्रमवार तरीके से यानी कि जो सीक्वेंस है उस हिसाब से सारी सूचनाएं संकलित करी जाएंगी, वही बायोडेटा कहलाता है। स्ववृत्त उम्मीदवार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अब जैसे हमको रिप्रेजेंट करने का काम, मान लीजिए हम किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि सैमसंग की कंपनी है, हम वहाँ अप्लाई अगर कर रहे हैं, तो अब हमारा हमको कौन रिप्रेजेंट करेगा उस कंपनी में, वो मेरा बायोडेटा यानी कि स्ववृत्त मुझे वहाँ रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि मेरा प्रतिनिधि होगा वो। स्ववृत्त नियोक्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति एक सकारात्मक धारणा प्रस्तुत करता है। जो नियोक्ता यानी कि जिसको हम अपना बायोडेटा दे रहे हैं, उसके मन में हमारा एक पॉजिटिव, पूरा एक क्या कहते हैं, पॉजिटिव जो एक पिक्चर होती है वो प्रस्तुत करता है। क्योंकि उसके अंदर बायोडाटा में हम जो सारी चीज़ें लिखेंगे वही चीज़ें वो नियोक्ता पढ़ेगा, और वो पढ़ के हमारे बारे में एक जो है फिगर आउट करेगा, और वही फिगर आउट जो होगा वो मेरा सकारात्मक होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए एक अच्छे स्ववृत्त को एक चुंबक की तरह माना जाता है। स्ववृत्त को क्या माना जाता है, एक चुंबक की तरह माना जाता है। स्ववृत्त दो शब्दांशों से मिलकर बना है, स्व प्लस वृत्त। स्व का मतलब होता है स्वयं यानी खुद, अपना।
वृत्त का मतलब होता है परिचय देना, अर्थात अपना परिचय देना। तो उस स्ववृत्त के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम अपना परिचय दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि अब हम अपना परिचय वहां खड़े होकर तो बोल नहीं सकते। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो बायोडेटा है वो मेरा परिचय देगा। व्यक्ति विशेष का लेखा जोखा, योग्यता, अनुभव, उपलब्धियां आदि, ये सारा परिचय हमारा देता है। मेरा क्या, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, क्या है, मेरा जन्म कब हुआ, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, फिर उसके बाद मेरी शैक्षणिक योग्यता यानी कि मैंने क्या क्या एजुकेशन ली है, उसके अलावा मेरी योग्यता क्या है, मेरा अनुभव क्या है अगर मैंने कहीं पर जॉब की हुई है, उसके अलावा मेरी क्या उपलब्धियां, मैंने कि एजुकेशन के अलावा मैं और कुछ क्या कर सकती हूँ। ये सारी जानकारियां उस स्ववृत्त में होती हैं। स्ववृत्त के पक्ष, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि स्ववृत्त के हमेशा कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। स्ववृत्त के पहले पक्ष में वह उम्मीदवार होता है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की जा रही हैं, अर्थात पहला पक्ष उम्मीदवार होता है। जैसे मैं जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रही हूं तो मैं पहला पक्ष हूं, क्योंकि मुझे ही को सेंट्रल में रखकर सारी उसके अंदर जितनी भी सूचनाएं हैं वो रखी गई हैं। स्ववृत्त के दूसरे पक्ष में नियोक्ता या वह संस्था होती है जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, अर्थात दूसरा पक्ष नियोक्ता होता है। यानी कि मैं जिस कंपनी को अपना बायोडेटा दे रही हूं वो सेकंड पक्ष होता है, उसी को हमने क्या बोला, नियोक्ता या वो संस्था। अब आ जाते हैं हम स्ववृत्त की विशेषताएं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक स्ववृत्त जो आप तैयार करते हो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि भाई आगे चल के आपको अपना बायोडेटा तो रेडी करना ही करना है, लेकिन उससे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में अगर अपना स्ववृत्त तैयार करना पड़ेगा तो वो आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, स्ववृत्त में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। ईमानदारी सबसे पहली जरूरी चीज, स्ववृत्त लिखने में ईमानदारी बरतनी चाहिए। स्ववृत्त में किसी भी प्रकार के झूठे दावे या सूचना नहीं लिखी होनी चाहिए। नियोक्ता को उम्मीदवारों के चयन का काफी अनुभव होता है, इसलिए उम्मीदवार द्वारा अपने बारे में किए गए गलत दावों को नियोक्ता आसानी से पहचान लेते हैं और साक्षात्कार के समय वास्तविकता उनके सामने आ जाती है। अब देख लीजिए, मान लीजिए जैसे बायोडेटा तो हम ही रेडी कर रहे हैं, हम जो चाहें वो अपने बारे में लिख दें। ऐसा भी होता है ना, बहुत सारे लोग हैं कि भाई हम अपनी अपनी अच्छी अच्छी चीजें देंगे तो कंपनी हमें सेलेक्ट कर लेगी, लेकिन ये एक गलत धारणा है। क्योंकि जो अगर हमें अपॉइंट कर रहा है वो काफी एक्सपीरियंस बंदा होता है, जाहिर सी बात है वो उसको ये काम इसीलिए सौंपा गया है कि आप लोगों को वो जो है अपॉइंट करिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड वाला होता है, वो लोगों को देख कर उनसे बात कर कर तुरंत सारी चीज़ों को भाप जाता है। तो अगर आप उसमें कोई भी गलत चीज़ें लिखेंगे तो पहले तो वो लिखने से भाप लेगा, अगर मान लो तब भी वो नहीं समझ पाया तो जब आपका इंटरव्यू होगा तब वो समझ जाएगा। और सपोज अगर वो दोनों ही जगह नहीं समझ पाया तो जब अगर मान लो वो आपको अपॉइंट भी कर लेता है कंपनी में तो उसके बाद आपका झूठ वो पकड़ जाएगा, तो आपको नौकरी से निकाले जाने का खतरा है। तो जो ये निकाले जाएंगे आप, ये आपके बायोडेटा पर गलत इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि आप अगर उसको मेंशन नहीं करोगे तो उतने साल आपने क्या किया वो गैप हो जाएगा, और अगर आपने मेंशन कर दिया तो वो आपका एक गलत इंप्रेशन दूसरी कंपनी में खड़ा कर देगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बायोडेटा रेडी करोगे हमेशा उसमें सही सही चीजें मेंशन करनी है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव। स्ववृत्त में अपनी विशेषताओं को कम शब्दों में इस प्रकार बताना चाहिए कि नियोक्ता को आपकी विशेषताओं के बारे में पता लग जाए। यानी कि हमें बहुत सारी चीजें बहुत लंबे वर्ड्स में नहीं लिखनी, कि नहीं लिखते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमको अपॉइंट करेगा उसके पास खाली सिर्फ मेरा बायोडेटा नहीं जाएगा, बहुतों का बायोडेटा जाएगा, तो वो हर एक चीज को जल्दी जल्दी पढ़ना चाहेगा, इसलिए हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता। हमारी जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी क्वालिटीज है, जो भी एक्सपीरियंस है, उन्हें हमें कम शब्दों में देना होता है और इन्हें समझने में अधिक समय भी ना लगे। मतलब ऐसे शब्द आपको इस्तेमाल करने हैं कि आसानी से समझ में आ जाए। स्ववृत्त में उम्मीदवार को अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सभी पहलुओं पर जोर देना चाहिए। यानी कि हमारी क्या पर्सनालिटी है, ये जब हम अपने बारे में लिखेंगे तो वहां पर आएगा। हमारा ज्ञान, जहां पर हम शैक्षणिक योग्यता देंगे। अनुभव यानी कि हमारा एक्सपीरियंस। इन 3 चीजों पे हमें ज्यादा जोर देना चाहिए स्ववृत्त में। भाषा शैली यानी लिखते समय कैसी भाषा इस्तेमाल। स्ववृत्त की भाषा शैली सीधी, सरल, सटीक और साफ होनी चाहिए। यानी कि जो बात आप कहना चाह रहे हो सीधे सीधे लिख दो, घुमा फिराने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती।
एकदम सरल शब्दों में देना है, जिससे पढ़ने वालों को सभी सूचनाएं एक ही बार में स्पष्ट हो जाएं। स्ववृत्त में अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब उसमें आप पर्यायवाची, रस और ये सारी चीजें आपको नहीं देनी होती। जैसा आप सीधे लिखते हो वैसे ही सीधे लिख के सीधे अच्छे शब्दों में आपको देना है। सजाने का, ये सारी चीजों की कोई गुंजाइश नहीं होती। आकार, अब उसके आकार पे आ जाते हैं। स्ववृत्त के आकार के संबंध में कोई निश्चित नियम तो नहीं है, परंतु स्ववृत्त ना तो आवश्यकता से अधिक लंबा होना चाहिए और ना ही अधिक छोटा होना चाहिए। देखिए, अगर हम आकार को लेकर बात करें तो स्ववृत्त किसका है इस पर आकार डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप अगर अभी कॉलेज से पास आउट होकर निकले हैं तो आपका स्ववृत्त बहुत छोटा होगा, जिसमें आपका अपना व्यक्तित्व होगा, जितना आप जानकारी देंगे, शैक्षणिक योग्यता होगी, आपके अनदर क्वालिफिकेशंस होंगी, आपके जानकार वाले आपके एक दो प्रोफेसर्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी, बस आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसलिए स्ववृत्त बहुत छोटा रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, आपके पास एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा, आपका स्ववृत्त उसी हिसाब से धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। जैसे बहुत बड़ी कंपनीज में मान लीजिए मैनेजर्स वगैरह का जो पोस्टिंग होती है, उनके स्ववृत्त काफ़ी लंबे होते हैं, 5-5, 6-6 पेजेस के स्ववृत्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनकी एक्सपीरियंस भी लिखा होता है। तो मेन अगर हम आकार की बात करें तो ये किस व्यक्ति का स्ववृत्त तैयार हो रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो जाहिर सी बात है कि उसका स्ववृत्त बहुत लंबा जाएगा। यदि स्ववृत्त छोटा और बहुत संक्षिप्त हुआ तो अनेक आवश्यक सूचनाएं छूट जाएंगी, और यदि लंबा हुआ तो पढ़ने वाला असहजता महसूस करने लगेगा, जिसके कारण वह अनेक पहलुओं को नजरअंदाज कर देगा। तो आपको यही ध्यान रखना है, मेन एक्सपीरियंस वाला कॉलम एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ता जाता है, लेकिन बाकी चीजें हमें अननेसेसरी बहुत लंबी नहीं दी। स्ववृत्त के आकार के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण धारणाएं हैं आकार के बारे में। पहली है, उच्च पद एवं अनुभवी व्यक्तियों के लिए उच्च पद के लिए उम्मीदवार कम होते हैं, अतः स्ववृत्त भी गिनती के ही लोग भेजते हैं। तो सभी अच्छी योग्यता वाले तथा व्यापक अनुभव वाले होते हैं। इस स्थिति में स्ववृत्त यदि लंबा होता है अर्थात 9-10 पृष्ठों का भी होता है, तो नियोक्ता उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है और बहुत बारीकी से पढ़ता है। तो कहने का मतलब, जैसे मैंने बताया कि कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है, कोई बड़ी पोस्ट के लिए निकलता है, अगर वहाँ पे अगर स्ववृत्त आएंगे तो सभी एक्सपीरियंस्ड लोगों के आएंगे, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे नहीं आएंगे, थोड़े ही आएंगे, कि भाई इतना एक्सपीरियंस गेन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे जैसे जहाँ पर कॉलेज पास आउट बच्चों का अगर कोई इंटरव्यू रखा जाएगा तो वहाँ पे तो आपके बायोडेटा बहुत सारे आएंगे, वहाँ हज़ारों में आ सकते हैं। तो वो सभी छोटे छोटे होते हैं तो पढ़ना आसान होता है। लेकिन जो बड़ी पोस्ट के लिए निकलते हैं, जहाँ पर अनुभव ज़्यादा चाहिए होता है, तो वहाँ पर मुश्किल से 7-8 या ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 जो है बायोडेटा आते हैं। तो इस कंडीशन में अगर बायोडेटा 9-10 पेज का भी होता है तो उसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो ये जैसे मैंने बताया ना, पोस्ट पे डिपेंड करता है। दूसरा है निम्न पद व अनुभवहीन व्यक्तियों के लिए। निम्न पद के लिए आवेदन बड़ी संख्या में आते हैं, यानी कि जो छोटे, जो अनएक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए जो निकलते हैं। यदि स्ववृत्त 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा होता है तो पढ़ने वाले अर्थात नियोक्ता का धैर्य समाप्त हो जाता है और वह पूरे स्ववृत्त को पढ़ने में रुचि नहीं रखता है। अतः निम्न पद के लिए तथा अनुभवहीन व्यक्तियों का स्ववृत्त संक्षिप्त होना चाहिए। तो समझ में आया ना, जो अनुभवहीन व्यक्ति होते हैं, जो बहुत न्यूकमर्स होते हैं, उनके स्ववृत्त 2 पेज से ज्यादा नहीं आपको रखने हैं। अब आ जाते हैं 5वीं विशेषता पर, टंकित या कंप्यूटर मुद्रित, यानी कि जो है टाइपराइटर से टाइप्ड या कंप्यूटर द्वारा टाइप्ड होना चाहिए। स्ववृत्त साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए। टंकित का मतलब होता है टाइपराइटर से जो टाइपिंग होती थी वो, और अब तो कंप्यूटर से प्रिंट हो जाता है, इन दोनों में मुद्रित मतलब छपा हुआ होना चाहिए। स्ववृत्त में व्याकरण संबंधी अशुद्धियां भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पे पूर्ण विराम है, ये सारी चीजें। और दूसरा, जैसे जाता है तो है होगा, उसके साथ जाता हो नहीं होगा। तो ये व्याकरण संबंधी अशुद्धियां वहां पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्ववृत्त में व्याकरण संबंधी ये अशुद्धियां उम्मीदवार को लापरवाही की ओर संकेत करती हैं। अगर मान लो हमने उसमें व्याकरण संबंधी जो है
वो गलतियां कर दी, तो जब नियोक्ता उसको पढ़ेगा तो वो कहेगा कि अरे साथ इसको जो है वो लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान नहीं है, ये उसे पता चल जाएगा और वो समझ जाएगा कि ये थोड़ा लापरवाह आदमी भी है, कि अच्छे से नहीं लिखता पढ़ता है, ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए व्याकरण संबंधी अशुद्धियों से भी हमें बचना चाहिए। नंबर 6 आ जाता है, सूचनाओं का अनुशासित प्रवाह होना चाहिए। कैसे? मतलब हर चीज अपने फ्लो में होनी चाहिए। जैसे क्या है, स्ववृत्त में उम्मीदवार संबंधी सभी सूचनाएं एक अनुशासित प्रवाह में संकलित होनी चाहिए। इसका सामान्यतः निम्न क्रम होता है। जैसे मैंने बताया था, स्ववृत्त में कुछ चीजें अपने क्रम के अनुसार ही चलती हैं, हमें उसी तरीके से लिखना है। जैसे सबसे पहले व्यक्ति परिचय आता है, फिर शैक्षणिक परिचय आता है, मतलब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर व्यवसायिक योग्यता, आपने कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस लिया है वो, पात्रता परीक्षा अगर आपने करी है तो, अनुभव, आपके उपलब्धियां, कार्यात्तर गतिविधियों में सहभागिता, यानी कि जो आप अपने काम से अलग जो आप एक्टिविटीज करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन। फिर आता है 7वां, क्या है? व्यक्ति परिचय, यानी कि जब हम अपना व्यक्तित्व परिचय देते हैं तो उसका भी अपना एक क्रम होता है। क्या क्रम होता है? स्ववृत्त में व्यक्ति परिचय के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं संकलित की जाती हैं। सबसे पहले हम अपना नाम देते हैं, फिर माता का नाम, पिता का नाम, फिर उसके बाद पत्र व्यवहार का पता, यानी कि हमारा पोस्टल एड्रेस, फिर हमारी डेट ऑफ बर्थ आती है, फिर हमारा स्थायी पता। भाई कुछ लोग क्या होते हैं, अपने गांव वगैरह छोड़कर यहाँ शहरों में आकर रहते हैं, तो जो गांव का पता है वो उनका स्थायी पता होता है। और अगर मान लीजिए आपके दोनों ही पते एक हैं, तो पत्रा व्यवहार के पते में आप अपना पता लिखोगे और स्थायी पता में लिख दोगे उपरोक्त पता। ठीक है। मोबाइल नंबर देना होता है, ईमेल एड्रेस देना होता है। ये सारी चीजें आपको इसी सीक्वेंस में देनी है जो सीक्वेंस में दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया, स्ववृत्त में जब ये सारी सीक्वेंस होते हैं कि व्यक्ति परिचय, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता, पात्रता परीक्षा, अनुभव, उपलब्धियां, कार्यात्तर गतिविधियां, ये जिस क्रम में है ये इसी क्रम में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप व्यक्ति परिचय, शैक्षणिक योग्यता के बाद आप अपना एक्सपीरियंस डाल दो, तो ये आपको नहीं करना है। तो इसमें जो क्रम है इसी क्रम से आप चलेंगे। उसी तरीके से व्यक्ति परिचय में भी जो क्रम दिया है आप उसी क्रम से ही जाएंगे। नंबर 8 आते हैं, शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले हमने यहां पर देख लिया व्यक्ति परिचय किस क्रम में रहेगा, फिर उसके बाद जब हम शैक्षणिक योग्यता देंगे तब उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित सूचनाएं एक सारणी के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए, यानी कि आप उसकी पूरी तालिका बनाकर करेंगे। ये नहीं कि आप पूरी तरीके से अनटाइडीनेस काम करेंगे। अगर आपसे एग्जाम में भी यह चीजें आती हैं तो पूरी एक तालिका बनाएंगे। अभी जो मैं जब आपके लिए बायोडेटा का प्रारूप लेकर आऊंगी तो मैं उसमें आपको पूरी चीज तालिका के साथ दूंगी, तो वो तालिका आप ध्यान से देखिएगा और एग्जाम में भी एज इट इज ही तालिका बनाइएगा, जिसमें डिग्री या परीक्षा का विवरण, स्कूल या कॉलेज का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, संबंधित परीक्षा का वर्ष, परीक्षा में प्राप्तांक, अंक, प्रतिशत और श्रेणी उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि आपने सबसे पहले जैसे हाई स्कूल किया तो आप हाई स्कूल लिखोगे, फिर आपने किस साल में किया ये लिखोगे, फिर आपने किस स्कूल या किस बोर्ड से किया ये लिखेंगे, किन सब्जेक्ट से किया ये लिखेंगे, फिर आपको कितने प्रतिशत अंक आए, आपने कौन सी श्रेणी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस श्रेणी में आपने उत्तीर्ण किया ये लिखेंगे। तो इसका अपना एक जो सीक्वेंस है ये आप पूरी एक तालिका में बनाएंगे और तालिका में आपको अभी आगे बताऊंगी। फिर उसके बाद आ जाता है अनुभव का विवरण। उम्मीदवार यदि किसी बड़े पद के लिए आवेदन कर रहा है तब वह अनुभवी होगा, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस होगा। तो अनुभव का ब्यौरा व्यक्ति परिचय के तुरंत बाद रखा जाता है। समझ में आया? जब हम अनुभवी हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो उस कंडीशन में जब हम अपना व्यक्ति परिचय देंगे उसके तुरंत बाद हमारा अनुभव आ जाता है और शैक्षणिक योग्यताएं बाद में हो जाती हैं। लेकिन उम्मीदवार कॉलेज के तुरंत बाद पढ़ाई करके रिक्ति के लिए आवेदन करता है तो उसे व्यक्ति परिचय के बाद अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की सारणी प्रस्तुत करनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास कोई अनुभव नहीं है, आप कॉलेज के तुरंत बाद ही अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो जो आपका व्यक्ति परिचय है उसके तुरंत बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता आएगी। समझ गए ना? फिर नेक्स्ट आते हैं, उच्च या बड़े पद के लिए अनुभवी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति परिचय के तुरंत बाद होता है। समझ में आया?
जब हम व्यक्ति परिचय लिखते हैं तो उसके बाद हम सीधे अनुभव दे देते हैं। अध्ययन को पूर्ण करके निकलने वाला योग्यताधारी व्यक्ति परिचय के बाद अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख करता है। तो अब आपके पास, आप जैसे अनएक्सपीरियंस्ड हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप तुरंत व्यक्ति परिचय देंगे और व्यक्ति परिचय के तुरंत बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता दे देंगे और थोड़े दिन बाद आपके पास अनुभव हो जाएगा ना, वैसे साल 2 साल के बाद अनुभव हो जाएगा। तब जब आप अपना बायोडाटा बनाओगे तब आपके व्यक्ति परिचय के बाद आपका एक्सपीरियंस आएगा और उसके बाद शैक्षणिक योग्यता आएंगी, ये ध्यान रखना। फिर आते हैं रुचि का उल्लेख, यानी कि हमारी हॉबीज। स्ववृत्त में उम्मीदवार को अपनी रुचि का उल्लेख विशेष तौर पर करना चाहिए जिससे नियोक्ता को उसके व्यक्तित्व की आंतरिक अभिरुचि क्या ज्ञात हो। देखिए, जब हम अपनी हॉबीज के बारे में बताते हैं तो क्या होता है, नियोक्ता के सामने हम अपनी एक पर्सनालिटी का सही पहलू भी प्रस्तुत कर पाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम में लगा रहता है या शिक्षा ही करता रहता है। इसके अलावा जो हॉबी होती है, मान लीजिए आप किसी आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको ये पता है कि एक टीम के साथ कैसे वर्क किया जाता है, तो इससे उसको ये पता चलेगा कि टीम में रह के वर्क करना इस आदमी को आता है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और मान लो अगर आप एक टीम के फुटबॉल खेलते हो और आप कैप्टन हो तो उन्हें ये समझ में आएगा नियोक्ता को कि नहीं, ये जो है ये टीम लीड भी कर सकता है, तो इसको हम टीम लीडर भी बना सकते हैं। तो इसलिए जो है हॉबीज का देना हमारे लिए जरूरी होता है क्योंकि वो हमको सही पोर्टफोलियो देने में भी मदद करता है। अब आते हैं कार्योत्तर गतिविधियां। अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां जैसे रुचि, हॉबी आदि के माध्यम से उम्मीदवार के व्यक्तित्व के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे मैंने बोला ना, हॉबी को मेंशन करना जरूरी है जिसमें आवेदित पत्र के लिए उसकी योग्यता को तय करना आसान हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि आप अगर अपने कार्योत्तर गतिविधियों के बारे में, यानी कि आपको कोई अगर पुरस्कार वगैरह भी मिला है तो भी उसे आप मेंशन करो। मान लो आपको वाद विवाद प्रतियोगिता में एक बहुत अच्छा पुरस्कार मिला है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छे हैं, आप लोगों को अपने वर्ड्स के जरिए जो है वो अपने पक्ष में कर सकते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्या है कि जैसे यदि कोई अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है तो वो यह मान लिया जाता है कि उसमें टीम भावना अवश्य ही होगी, यानी कि टीम में रहकर काम करना उसे आता है। या फिर आशुभाषण यानी कि जो है आप जो भाषण देने की भाषण प्रतियोगिता होती है, वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कृत व्यक्ति में वाक पटुता और संभाषण कला यानी भाषण देने की कला और तुरंत प्रत्युत्तर देने की कला अवश्य होगी। अतः कार्योत्तर गतिविधियों का उल्लेख विशेष रूप से करना चाहिए, यानी कि आपकी जो हॉबीज हैं और हॉबीज में भी अगर आपने कोई पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसे जरूर मेंशन करिए, ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। फिर आते हैं भाषा ज्ञान। उम्मीदवार यदि एक से अधिक भाषाएं लिखना, पढ़ना और बोलना जानता है तो उसे स्ववृत्त में उसकी जानकारी अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए आपको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मराठी गुजराती आती है, फ्रेंच आती है, जो कोई भी लैंग्वेज आती है उसे आप ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ताकि आपके कार्य के क्षेत्र बढ़ सकते हैं। फिर है संदर्भित व्यक्तियों के नाम और पते। अब मान लीजिए जैसे आप अभी कॉलेज से पास आउट होके निकल रहे हो तो उसमें आप कैसे अपने संदर्भित व्यक्तियों को दोगे, जो आपके प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं, आप उनके नाम दे सकते हैं। और अगर आप कहीं पर काम, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप उस पास्ट कंपनी के किसी भी मैनेजर वगैरह का नाम दे सकते हैं। वो संदर्भित व्यक्ति यानी कि जैसे नियोक्ता है तो वो डायरेक्ट उस व्यक्ति से संपर्क करके हमारे बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। स्ववृत्त में 2-3 संदर्भित व्यक्तियों के नाम व पते अवश्य होने चाहिए, परंतु वे उम्मीदवार के रिश्तेदार ना हो। ये बहुत जरूरी है। हमको मेरा रिश्ता उससे कोई ना हो, लेकिन उसकी योग्यताओं व क्षमताओं से परिचित हो, यानी कि जिस किसी को भी आप अपना स्ववृत्त देंगे वो हमारे व्यक्तित्व से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। जिन लोगों के नाम व पते दिए जा रहे हैं उम्मीदवार के एक क्षेत्र से संबंधित जाने माने एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए। जिस क्षेत्र में हैं आप उस क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति होने चाहिए। वहीं वह उम्मीदवार जो कॉलेज से निकलकर पहली बार पेशे में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें अपने प्रिंसिपल या प्रोफेसरों के नाम व पते देने चाहिए। कॉलेज के तुरंत
से तुरंत निकले उम्मीदवारों के संबंध में नियोक्ता द्वारा प्रिंसिपल व प्रोफेसरों की राय को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्होंने उम्मीदवार को विद्यार्थी के रूप में लंबे समय से देखा और परखा होता है। तो हमारे जो प्रोफेसर और प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए वो लोग हमें जानने के कारण क्या होगा, उन लोगों को, जैसे हमारे जो नियोक्ता हैं, उन्हें हमारे बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने बायोडेटा की विशेषताओं को जान लिया कि क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट तो खत्म हुआ, मगर अभी बायोडेटा खत्म नहीं हुआ है। सेकेंड पार्ट में मैं बायोडेटा लिखते समय जो सावधानियां हैं उनको ध्यान रखना है, और इसके अलावा इसके प्रारूप को भी समझाऊंगी। कुछ बारीकियां हैं, क्योंकि आपको बायोडेटा लिखने को आएगा, तो उसको लिखेंगे आप कैसे, ये समझाएंगे हम आपको अगले पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।